एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्रिसीजन प्रेप। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको करने के बाद आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरा कवर हो जाएगा। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस। ओके, सो हमारे पास सबसे पहला जो यूनिट आता है आपका, वो क्या है? आपका नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको एक नेशनल इनकम की डेफिनेशन कर लो किसी भी मेथड से। इधर आपका इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड है और वैल्यू एडेड मेथड है। तीनों मेथड में से आप क्या करो, नेशनल इनकम का एक डेफिनेशन कर लो। आपसे असर्शन और रीजनिंग में पूछे जा सकते हैं और आपसे एमसीक्यू में टेस्ट हो सकता है। ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द नेशनल इनकम इज द एक्सप्लेन सर्कुलर फ्लो ऑफ द इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। अब टू सेक्टर इकोनॉमी का ऑलरेडी इंपॉर्टेंट डायग्राम मैंने अपने पिछले वीडियो में पोस्ट किया, वहां जाके चेक कर सकते हो। दैट इज हाउस होल्ड और फर्म के अंदर आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है। आप उसमें क्या करोगे, अपना रियल फ्लो और मनी फ्लो ड्रॉ करोगे। थर्ड, अब तीनों आपके कैलकुलेशन मेथड्स, दैट इज आपका प्रोडक्ट मेथड, वैल्यू एडेड मेथड एंड थर्ड आपका एक्सपेंडिचर मेथड। तीनों मेथड्स के फॉर्मूलाज अच्छे से कर लो। प्रिकॉशंस करो कि क्या प्रिकॉशंस आपको ध्यान में रखने चाहिए। ये तीनों आपके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और एक चीज, आपका वैल्यू एडेड मेथड का टॉपिक है, उससे एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन अलग से आता है न्यूमेरिकल में। दैट इज 99% ऑफ द टाइम वैल्यू एडेड का मेथड आता है। इनकम और एक्सपेंडिचर का जो टॉपिक है वो आपका चला जाता है 6 मार्क के क्वेश्चन में, जहां पे 3+3 करके क्वेश्चन आता है। तो वहां पे वो आपसे प्रिकॉशंस पूछता है। सेकेंड, वो आपसे कैलकुलेशन करने के लिए पूछ सकता है या आपसे एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन वैल्यू एडेड का मेथड अलग से, जैसे ही आपके क्वेश्चंस खत्म होते हैं, 1 1 मार्क के 10 क्वेश्चन एमसीक्यूज खत्म होते हैं, उसके बाद 3 मार्क का क्वेश्चन आता है या 4 मार्क का आता है। सो जनरली वो जो 3 मार्क का क्वेश्चन रहता है, वहां से आपसे वो वैल्यू एडेड का क्वेश्चन पूछता है। दैट इज कैलकुलेट द नेशनल इनकम थ्रू वैल्यू एडेड मेथड और आपका प्रोडक्ट मेथड। तो ये ध्यान में रखना है। तीनों मेथड्स के आपने प्रिकॉशंस करने हैं। एटलीस्ट 4 4 5 5 प्रिकॉशंस आप लर्न कर लो कि इनकम मेथड के प्रिकॉशंस क्या होने चाहिए। दैट मीन्स आपको फैक्टर इनकम कंसीडर करना है, ट्रांसफर इनकम कंसीडर नहीं करना। एक्सपेंडिचर में ऐसे ही मेथड्स आप कंसीडर कर लो कि आपका कहाँ पे एक्सपेंडिचर काउंट करना है। जैसे आपने क्या करना है, वैल्यू सेकेंड हैंड गुड्स नहीं काउंट करना, लेकिन सेकेंड हैंड गुड सेल करने पे और बाय करने पे जितना भी कमीशन लगा है वो हमें काउंट करना है, बिकॉज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करो, डिफरेंस बिटवीन ऑल योर जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, आपका एनएनपी क्या है, एनडीपी एट एफसी क्या है। तीनों में डिफरेंसेस कर लो। दैट इज सबसे पहले आप डिफरेंस करो आपका एफसी और एमपी के अंदर। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का डिफरेंस, क्या डिफरेंस होता है? मार्केट प्राइस इज इक्वल टू योर फैक्टर कॉस्ट प्लस क्या होता है आपका एनआईटी, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी कैसे बनता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ये ध्यान में रखना है। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है एमसीक्यूज में कि जो आपका एनआईटी है, कैन इट बी नेगेटिव? तो यस, ये क्या हो सकता है आपका? नेगेटिव हो सकता है। कब? जब आपके सब्सिडीज जो हैं वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से ग्रेटर देन हो जाए। तो ये एक क्वेश्चन आपका जर्शन और रीजनिंग से बन सकता है कि जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपका दैट NIT can be negative. Yes. Why? Because whenever the subsidies are greater than the indirect taxes, NIT are negative. एक ये हो गया। फिर आप सेकंड कर लो, डोमेस्टिक प्रोडक्ट और आपका नेशनल प्रोडक्ट का डिफरेंस। नेशनल इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस होता है आपका? दैट इज NFI, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी कैसे कैलकुलेट होगा? दैट इज इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम पेड टू अब्रॉड। अगेन आपका जो NFIA है, इट कैन बी ग्रेटर देन जीरो, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव और इट कैन बी जीरो। जब दोनों इनकम्स पेड टू और फ्रॉम जो रिसीव किया, अगर दोनों ही इक्वल है तो NFIA क्या हुआ आपका? जीरो हो गया। अगर रिसीव्ड इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज ग्रेटर देन रादर देन द टू अब्रॉड तो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और रिवर्स ऑफ दैट, अगर पेड टू अब्रॉड आपकी फैक्टर इनकम नेगेटिव है, ज्यादा है एज कंपेयर टू नेट फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम द अब्रॉड, तो NFIA क्या होगा आपका? नेगेटिव होगा। सो तीनों केसेस पॉसिबल है। थर्ड डिफरेंस क्या हो गया आपका? ग्रॉस और नेट का, दैट इज G और N। ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू योर नेट। डेप्रिसिएशन का अनदर नेम क्या होता है आपके पास? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ध्यान में रखना है, कैलकुलेशन में इंपॉर्टेंट आता है। इन तीनों पैरामीटर्स के बेसिस पे ही आप क्या कर सकते हो, आपके सारे डिफरेंसेस, दैट इज आपका GDP, GNP, NNP,
कोई भी एग्रीगेट अगर आपको चेंज करना है, सपोज आपको जीडीपी से चेंज करना है आपको जीएनपी, तो आपने देखा कि ग्रॉस और ग्रॉस सेम है, सिर्फ डोमेस्टिक और नेट का डिफरेंस है। डोमेस्टिक से कहाँ जाना है, नेट में जाना है, तो नेट इज अ बिगर कॉन्सेप्ट, तो क्या करेंगे, डोमेस्टिक में नेट, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करेंगे तो नेट पे पहुंच जाएंगे। और प्रोडक्ट आपका ऑलरेडी सेम है। अगेन, अब जीडीपी एट एफसी और जीडीपी एट एमपी में तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का डिफरेंस है, वो भी हमने किया। तो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है आपका, फैक्टर कॉस्ट इज ग्रेटर। तो अगर फैक्टर कॉस्ट आपका मार्केट प्राइस से जाना है तो फैक्टर कॉस्ट में क्या करेंगे, ऐड करेंगे आपका एनआईटी और कहाँ पे पहुंच जाएंगे आपका मार्केट प्राइस में। तो जो आपके एग्रीगेट्स में तीन डिफरेंसेस जो आपने किए ये अच्छे से कर लो, आपका डन हो जाएगा। आपका कोई भी एग्रीगेट में आप पहुंच सकते हो, और एग्रीगेट जनरली आपसे एमसीक्यूज में टेस्ट करता है, पूछता है कि आपको सपोज जीडीपी से जीएनपी में जाना है तो विच वन इज करेक्ट, तो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर डिफरेंस बिटवीन द नॉमिनल जीडीपी एंड योर रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी आप किस पे मेजर करते हो, आपके करंट प्राइसेस पे, और रियल जीडीपी को किस पे मेजर करते हो आप, कांस्टेंट प्राइसेस पे। तो ये ध्यान में रखना है। और एक फॉर्मूला लर्न करना है इसके साथ, प्राइस इंडेक्स का, या जिसको हम क्या कहते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर, वो याद में रखना है। अब इसी के साथ साथ नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है नेशनल इनकम से, वो है आपका, दैट इज रियल जीडीपी रियली शोज योर ट्रू वैल्यू ऑफ द इकोनॉमिक वेलफेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या रियल जीडीपी से आप मेजर कर सकते हो कि इकोनॉमी का वेलफेयर हो रहा है। तो ये हमारे पास अच्छा खासा एक बुक में हमारे पास 4 मार्क का आंसर लिख के दिया कि नो, रियल जीडीपी स्टिल नॉट डिक्लेयर योर ट्रू मेजर ऑफ द इकोनॉमिक वेलफेयर। क्यों, क्योंकि वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्लियर नहीं है, बिकॉज मोर ऑफ द इनकम इज विद द रिचर सेक्शन एंड लोअर विद द पुअर सेक्शन, तो डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर नहीं है। तो ऐसा करके आपके पास वहां पे 4 पॉइंट्स हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं, वो क्वेश्चन जरूर करना। अब जो लास्ट क्वेश्चन आपको नेशनल इनकम से करना है, वो करना है आपका डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम का। डिफरेंस डायरेक्टली बहुत कम पूछता है, बट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में आता है। जैसे इस बार के ऑफिशियल सैंपल पेपर में आपका क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या आया है कि दैट एक पर्सन है, वो आपका इनकम इंडियन रिसोर्सेज से जो है वो रिसीव करता है, सो आपको बताना है कि वो कौन सा सोर्स ऑफ इनकम है, फैक्टर इनकम है या आपका ट्रांसफर इनकम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन की पेंशन आ रही है, दैट इज एन ओल्ड पेंशन, अब ओल्ड पेंशन के लिए इज नॉट रेंडरिंग एनी काइंड ऑफ सर्विसेज, तो वो कौन सा इनकम हुआ, आपका ट्रांसफर इनकम हुआ। तो ट्रांसफर इनकम को हम नेशनल इनकम काउंट करते समय नहीं रिकॉर्ड करते हैं, तो काउंट नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी पर्सन की रिटायरमेंट पेंशन है, अब रिटायरमेंट पेंशन को कैसे मिल रही है, ही मस्ट हैव रेंडर्ड सम काइंड ऑफ सर्विसेज, इधर वो गवर्नमेंट जॉब में था या कैसे भी था, उसने सर्विसेज रेंडर की होंगी, जिसकी वजह से उसको क्या मिली है, पेंशन मिली है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यस वी विल काउंट दैट इनकम इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो इस तरीके से आपको करना है। नाउ कम टू द सेकेंड यूनिट, दैट इज मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग आपका टोटल 6 मार्क में आता है। इट्स वन ऑफ द इजीएस्ट यूनिट, क्योंकि मनी बहुत छोटा चैप्टर है और बैंकिंग में भी आपके कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको करना है, सेंट्रल बैंक। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेंट्रल बैंक के क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। फॉर एग्जाम्पल 3 मार्क में उसने आपसे अलग से पूछ लिया, एक्सप्लेन द लेंडर ऑफ रिजॉर्ट एज द फंक्शन ऑफ अ सेंट्रल बैंक, लैंडर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बोल दिया, ये आपका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। बैंकर्स बैंक है, गवर्नमेंट का बैंक है। सो इस तरह से करके आपके जो 7 to 8 फंक्शन है सेंट्रल बैंक के, वो लर्न करने हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्या करना है कमर्शियल बैंक से, दैट इज कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन से क्रिएट करता है, वो हमने पढ़ा ना, दैट इज के इक्वल्स टू 1/CRR। जितना ज्यादा उसका क्रेडिट CRR ज्यादा होगा, उतना क्रेडिट क्रिएशन क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। सो क्रेडिट क्रिएशन का क्वेश्चन अलॉन्ग विद द फॉर्मूला स्टेप और आपका न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन आपका रेडी रहना चाहिए 6 मार्क में, क्योंकि अगर 6 मार्क में एक क्वेश्चन आना है तो वो डायरेक्ट ये दे देगा, अदरवाइज वो आपसे ब्रेक्स में इधर एमसीक्यूज में या 3 और 4 मार्क में करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा। बट यू मस्ट बी रेडी विद दिस, द क्रेडिट क्रिएशन क्वेश्चन आता है, इट्स एन इंपॉर्टेंट वन। नेक्स्ट आप कर लो एक स्मॉल क्वेश्चन में, डिफरेंस बिटवीन CRR और SLR। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे मेजर्स हैं आपके, जो आपका लास्ट पार्ट है चैप्टर में, दैट इज क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल के। कमर्शियल बैंक्स, आपके सेंट्रल बैंक्स जो हैं, वो किस तरीके से क्रेडिट कंट्रोल करते हैं, तो उसमें हम क्या पुट कर सकते हैं, आपका क्वांटिटेटिव मेथड और क्वालिटेटिव मेथड। क्वांटिटेटिव में आपके पास क्या क्या है, CRR है, बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है। व्हेन इट कम्स टू क्वालिटेटिव, तो वहां पे आपके पास क्या क्या आता है, दैट कम्स टू योर मार्जिन रिक्वायरमेंट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, और ये सब आपके पास आता है। और एक आपका ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी है आपका क्वांटिटेटिव ऑपरेशंस में। ये क्वेश्चंस
कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? एक तो ये आपका मनी एंड बैंकिंग यूनिट में आता है। सेकंड, ये आपसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस के लिए आ जाता है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जहां पे आपसे डिफ्लेशनरी गैप और इन्फ्लेशनरी गैप को करेक्ट कैसे करना है सिचुएशंस को, वहां पे आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा। सो इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस दो जगह पे है, दो यूनिट्स के अंदर है, तो गलती से भी इस क्वेश्चन को मिस नहीं करना। हाउ द क्वेश्चन कम्स, सपोज for example, explain open market operations as the technique of the central bank to control inflationary gap in the economy. कैसे करेक्ट करें? क्योंकि डायरेक्ट थोड़ी ना पूछेगा कि क्या होता है, कैसे करना है। डायरेक्ट बहुत कम आता है। हाँ, सिचुएशंस को करेक्ट करने के लिए वो आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ते हैं, दैट इज आपका गवर्नमेंट बजट। अब गवर्नमेंट बजट में क्या है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन गवर्नमेंट बजट क्या होता है और ऑब्जेक्टिव्स क्या है गवर्नमेंट बजट के, गलती से भी नहीं छोड़ना है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट इज इंपॉर्टेंट। हाँ, स्टूडेंट्स लर्न करने में थोड़ा सा इसको हेजिटेट करते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन छोड़ना नहीं है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट बजट इज एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर, छोड़ना बिल्कुल नहीं है। 6 मार्क का चैप्टर है, तो करके जाना है। डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू डेफिसिट एंड फिजिकल डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है आपका, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस द रेवेन्यू रिसिप्ट। फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, सेम एज दैट, बट क्या डिफरेंस होगा, आपका इंटरेस्ट पेमेंट काउंट नहीं करना है, ये ध्यान में रखना। ऑब्जेक्टिव्स हमने कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा, हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आएगा आपका गवर्नमेंट बजट से, दैट इज योर एक्सप्लेन। आपको कैपिटल बजट और आपका रेवेन्यू बजट बहुत अच्छे से होना चाहिए। गवर्नमेंट बजट को हम डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स के अंदर, आपका बजट एक्सपेंडिचर, बजट रिसीट्स। जो बजट एक्सपेंडिचर आप डिवाइड करते हो, दैट इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रिसीट्स भी आपकी डिवाइड हो जाती है टू पार्ट्स में, दैट इज योर कैपिटल रिसीट्स एंड योर रेवेन्यू रिसीट्स। तो इन चीजों को नहीं भूलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपका एसेट इफेक्ट होता है या आपका लाइबिलिटी इफेक्ट होता है, कहाँ पे आपका इफेक्ट नहीं होता है। फिर रेवेन्यू रिसीट के रिसोर्सेज भी करने हैं, व्हाट आर द काइंड ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स। अब रेवेन्यू रिसीट्स में हमने पढ़ा है कि हमारे पास क्या होता है, टू टाइप्स है, इधर द टैक्स रिसीट्स और आपके नॉन टैक्स रिसीट्स। फिर टैक्स रिसीट्स में आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स रिसीट्स करोगे, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्स करोगे। फिर नॉन टैक्स रिसीट्स में आप करोगे कि आपके पास कौन कौन से सोर्सेज है, फीस, लाइसेंस, इस तरीके से आपको सारे रिसोर्सेज करने, दैट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। क्यों? क्योंकि वहां से पूछ लेता है कि टिक करो विच वन इज राइट विच वन इज रॉन्ग, कि आपका कौन सा करेक्ट होगा, क्या ये आपका रेवेन्यू रिसीट है या नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट चैप्टर आपका जो हमें करना है, दैट इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है, जहां पे हमें वर्ड्स बहुत वाइजली चूज करके लिखने हैं, एंड दैट इज वन ऑफ द चैप्टर जहां पे आपको अच्छे से टाइम थोड़ा सा स्पेंड करना चाहिए। क्वेश्चन सबसे पहले, बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन बीओपी एंड बीओटी, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, इट जस्ट अ पार्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं है बट पार्ट है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ट्रेड में सिर्फ क्या होता है, आपके पास गुड्स कंसीडर होते हैं, पेमेंट में कंसीडर होल पार्ट। डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज डिफरेंस बिटवीन द करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, गलती से भी नहीं छोड़ना है। फिर व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस और आपके ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस, ये तो मिस्टेक से भी नहीं छोड़ना। सबसे ज्यादा बोरिंग पार्ट है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स में वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस को आपके कैसे ट्रीट करना है। ठीक है जी। फिर करेंगे आपका फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर। फॉरेन एक्सचेंज में क्या करना है, आपका मीनिंग ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट में, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, हाउ विल यू डिटरमिन द एक्सचेंज रेट, कितने टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट होते हैं, कौन कौन से एक्सचेंज रेट है आपके पास, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और आपका मैनेज फ्लोटिंग आपको करना है, जिसमें आप डर्टी फ्लोटिंग भी करोगे। एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन का जब आप टॉपिक करोगे, आपको इसका डायग्राम बहुत अच्छे से करना है। डिमांड और सप्लाई जहां पे भी इंटरसेक्ट करेगा, वहां पे क्या होगा, आपका एक्सचेंज रेट डिटर्मिन होगा, राइट। फिर व्हाट हैपन इफ योर डिमांड इज ग्रेटर, सपोज कहीं से डिमांड बढ़ गई या सप्लाई बढ़ गई आपके फॉरेन एक्सचेंज की, तो हाउ विल इट अफेक्ट द एक्सचेंज रेट, देन यू हैव टू एनालाइज द इफेक्ट्स ऑफ द सम ऑफ द ट्रांजैक्शंस। जैसे कि इंडिया जो है इंपोर्ट करता है मशीनरीज एंड क्रूड ऑयल फ्रॉम द वर्ल्ड। ठीक है, तो इसके होने से अगर डिमांड बढ़ जाती है, द इंडिया इंक्रीजेस डिमांड फॉर द यूएस क्रूड ऑयल एंड मशीनरी, सो हाउ विल इट अफेक्ट द डिमांड ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। तो आपका एक्सचेंज रेट कैसे अफेक्ट होगा, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है जी।
Second, the most important topic for the foreign exchange rate is your depreciation and appreciation of the currency. Depreciation क्या होता है कि when the value of a rupee falls in terms of the US dollar in comparison to US dollar या in comparison to any other foreign currency, हमारा रुपी का वैल्यू क्या हो जाता है, depreciate हो जाता है, उसे आप क्या कहते हो, रुपी depreciation. That is depreciation of the currency. That means जहां पे कभी आपको 80 रुपीज पे करने पड़ते थे टू एक्सचेंज $1, नाउ द कंट्री हैड टू एक्सचेंज अराउंड 92 रुपीज टू एक्सचेंज $1. सो ये क्या हुआ, आपका करेंसी डेप्रिसिएशन. सिमिलरली आपका करेंसी एप्रिसिएशन क्या होता है, जहां पे रुपी का वैल्यू आपको कम एक्सचेंज करना पड़ेगा. इंस्टेड इफ यू हैव टू पे 80 रुपीज टू एक्सचेंज $1, नाउ यू हैव टू पे ओनली 60 रुपीज. तो वो क्या हो गया, एप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी. दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अभी करंटली क्या है, वॉर सिनेरियोज रख रहे हैं, तो वॉर सिनेरियो के चलते हर चीज में क्या है कि आपका जो रुपी का वैल्यू है वो क्या हो रहा है, डेप्रिसिएट हो रहा है. तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है. ठीक है जी. अब करते हैं हमारा लास्ट टॉपिक फ्रॉम द मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज योर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. अब फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से आता है, दैट इज योर इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. तो इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में आपसे दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा. इधर ही विल आस्क फ्रॉम कि एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड से एक्सप्लेन करो, और एक्सप्लेन करो आप सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट अप्रोच से. तो ये दोनों अप्रोच जो है वो आपको आनी चाहिए. सेकेंडली आपसे पूछ सकता है डिराइव कंजम्पशन कर्व फ्रॉम द सेविंग कर्व और रिजर्व रिवर्स ऑफ दिस, दैट इज सेविंग कर्व फ्रॉम द कंजम्पशन कर्व. तो दोनों का डेरिवेशन जो है वो आपसे जो है इस केस में पूछ सकता है कि क्या होगा. थर्ड आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द इन्फ्लेशनरी गैप. अब इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, डायग्राम आना चाहिए, एक्सप्लेनेशन आना चाहिए आपको, फिर आपको इसके कॉजेज आने चाहिए, कॉन्सिक्वेंसेज आने चाहिए. यू हैव टू नो द मेजर्स टू करेक्ट इन्फ्लेशनरी गैप, the most important question. Third question, fourth question, that is deflationary gap. अब deflationary gap भी same diagram आना चाहिए आपको, causes, consequences and आपके correct measures to correct it, कि आप कैसे इसको जो है correct. Definition of income and employment से question. अब एक numerical question इस chapter से आता है, that is numerical based on your MPC, एमपीएस आपका, और आपका हो गया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. ये तो हम भूल ही गए कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से भी क्वेश्चन, तो ये भी लिख लो. आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर से जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का वर्किंग क्या होगा. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन योर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड योर एमपीसी. एमपीसी के साथ क्या रिलेशन है, या फिर एमपीएस के साथ क्या रिलेशन है. क्या रिलेशन होता है कि जो आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है किसके साथ, आपका एमपीसी, दैट इज मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के साथ. और आपका जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो इनडायरेक्टली रिलेटेड होता है आपका एनपीएस के साथ, दैट इज मोर ऑफ द एमपीएस, लोअर ऑफ द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड वाइस वर्सा. ये ध्यान में रखना है. वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरवर्ड एक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड द बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर, ये बहुत ध्यान से रखना है. ये क्वेश्चंस किसी भी हालत में नहीं छोड़ने. ठीक है. बोर्ड एग्जाम जब आप लिखोगे, व्हेन यू आर राइटिंग द इकोनॉमिक्स बोर्ड एग्जाम, तो लिखते समय हमेशा ध्यान में रखना कि आपके जितने भी कीवर्ड्स हैं वो आपको अंडरलाइन करने हैं. जैसे करेंसी डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो वहां पे हमने लिखा व्हेन द रुपी फॉल्स इन टर्म्स ऑफ द इन कंपैरिजन टू फॉरेन करेंसी. तो रुपी फॉल्स इन कंपैरिजन टू फॉरेन करेंसी, ये वर्ड अंडरलाइन करना एग्जामिनर को इजी रहेगा समझने के लिए. कीवर्ड्स अंडरलाइन करना. रेलिवेंट डायग्राम्स बनाने बहुत ज़रूरी है. रेलिवेंट डायग्राम्स नहीं बनाओगे आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी. जहाँ पे डायग्राम आपका इंपॉर्टेंट है बनाना है, जैसे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में आपको डायग्राम ज़रूर बनाना है. फिर आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में आपके डायग्राम से वो ज़रूर बनाने हैं, बिल्कुल नहीं बोलने. जितने भी पॉइंट्स लिख रहे हो क्लियर लिखो, स्ट्रक्चर लिखो, हॉच पॉच नहीं करना है. अगर हमें क्लियर है कि हमें इस क्वेश्चन में ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, इट रिक्वायर्स ओनली द 3 पॉइंट्स, सो राइट डाउन ओनली 3 पॉइंट्स. अगर उसमें डायग्राम भी आ रहा है तो 2+1 कर दो, एक का डायग्राम कर दो, आपका 2 मार्क्स हो गए, पॉइंट्स में लिख दो. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट. इससे क्या होगा ना, एग्जामिनर जो आपका चेक कर रहा है और ऑनलाइन चेक कर रहा है उसके सामने एग्जाम क्लियर होगा. एक पेज पे आपका जो पॉइंट है जब वो प्रिंट करके आएगा ना, तो एक साइड आपका डायग्राम है, बाकी आपके पॉइंट्स है, या आपने पॉइंट से क्लियरली लिखे हैं, तो बहुत उसको क्लियर करने चेक करने में जो है ईजी होने वाला है. न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं करना है. साइड पे अपना रफ कैलकुलेट करो फिर आंसर लिखो. न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आना है क्या, वैल्यू एडेड मेथड से क्वेश्चन आना है. इनकम और एक्सपेंडिचर से या तो न्यूमेरिकल आएगा या प्रिकॉशंस टाइप आपसे पूछ लेगा. थर्ड आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन कौन सा आ रहा है, आपका एमपीसी और आपका एपीसी वाला क्वेश्चन आ रहा है, और तो कोई क्वेश्चन ही नहीं, तो ये तो इजी है. ठीक है. सो
व्हाट आई एम थिंकिंग कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए बनाऊं ऑल केस बेस्ड क्वेश्चन, जैसे ऑयल वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया, करेंसी अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट से बन सकता है। सो इफ यू आर लाइकिंग माई वीडियोज, तो आप मुझे कमेंट करो, आई विल मेक द वीडियो ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स पर जितने भी आपके केस बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो सबको डिफिकल्ट लगते हैं। तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगी, बट लाइक करो, कमेंट करो, देन ओनली आई विल मेक दिस वीडियो। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एग्जाम से पहले ये सब चीजें आप अच्छे से कर लो। लास्ट डे रिवीजन वीडियो देखना मत भूलना।